नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं और फरियादियों की भीड़ जुटी रही। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग से संबंधित मामलों की शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ये जनता दर्शन कार्यक्रम लोगों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बना। वहीं मुरादाबाद दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने एक बयान देकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में विभाजन पैदा करने और आरोप लगाए कि बीजेपी की नीति और राजनीतिक नैरेटिव का असर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विश्वास पर पड़ा है। मैं मुरादाबाद में संबंध में जब बात करता हूँ तो लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वो लोग होते हैं हमारे सामने बैठे हुए जो एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सपूत रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं नेताजी के जमाने से, मुलायम सिंह जी के जमाने से। इसलिए यहाँ बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ता, लेकिन उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निकलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। वहीं अंबेडकर नगर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने शौकत अली के एक बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। राजभर ने कहा कि वो सम्राट सुहेलदेव पर की गई टिप्पणी से बेहद आहत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास और समाज के महान व्यक्तित्वों पर अनर्गल बयानबाजी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने शौकत अली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजा भी नहीं थे, उनकी कोई महल नहीं है। देखिए, वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, बकचोद है, वो समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है, वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। इसी से कहते हैं बकचोदई बकचोदई सब दिखा रहे हैं ना। और दुनिया जान रही है कि अफगानिस्तान से सैयद सलाह मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिल के लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेलदेव दौड़ा के वहीं मार दिए उसको। आज भी जाते हैं ना, वहां मजार क्यों बनी, रहने वाला वो पाकिस्तान, वहां अफगानिस्तान का। और अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े, हम उसको बता देते हैं कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसमें उठा के पढ़ ले, इतिहास के पन्नों में जब जाएगा तब उसको मालूम होगा। ये सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है। देश में जो लुटेरा था, जो देश को गुलाम बनाने वाला था, उसकी पूजा होगी। जो देश की सुरक्षा किया, देश की संपत्ति को बचाया, उसकी पूजा नहीं होगी। इस नाते बहराइच में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक बना, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनी। राजा भी। वहीं बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ गया है।
बबेरू से सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मई महीने में बांदा लगातार 3 दिन देश दुनिया के स्तर पर सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। विधायक ने इसका सीधा संबंध जिले में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन से बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केन, बागेन, रंज और चंद्रावल जैसी नदियों में नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है, जिससे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। गिरवा और नरैनी क्षेत्र में डायनामाइट लगाकर पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यादव के अनुसार जिले में 26 वैध बालू खदानों के अलावा सैकड़ों अवैध खदानें संचालित हैं और वैध खदानों में भी मानकों का उल्लंघन हो रहा है। विधायक ने कहा कि 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बांदा में केवल 3% वन क्षेत्र बचा है। भूजल स्तर गिरने से हैंडपंप और नलकूप प्रभावित हो रहे हैं, जिससे खेती और जैव विविधता पर संकट गहरा रहा है। उन्होंने खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, व्यापक वृक्षारोपण और तालाबों के संरक्षण की मांग की। प्रेस वार्ता में कई सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पहाड़ों का अवैध खनन हो रहा है, कटान हो गई, जो मोरम की और रेत की अवैध खनन हो रहा है, उससे पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे, जो लगाए जा रहे उनका कोई रख रखाव नहीं होता। जितने पौधे हर साल 70 लाख से 1 करोड़ पौधा पूरे बांदा जनपद के 8 जिलों में लगाया जा, कोई जीवित नहीं रहे। दुर्ग बची है, भीषण गर्मी है, बिजली का संकट है, पानी का संकट है, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ गया। इसलिए चर्चा करने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आज आप किसी सड़क से गुजर जाओ, पूरे के पूरे बुंदेलखंड बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर नजर आते हैं, जो रेत के ढेर और उनके पेड़ के जो ढेर नजर आते, बालू के जो ढेर नजर आते हैं, वो अवैध खनन से ढेर किए गए हैं। डंप का लाइसेंस लेकर के 10,000 घन मीटर का अगर डंप का लाइसेंस है तो उसमें 50 हजार घन मीटर बालू जमा, कोई देखने वाला नहीं। प्रशासन से और सरकार से शिकायत कर, कोई कुछ नहीं, और क्योंकि सरकार के लोग भी इसमें संलिप्त। वहीं कुशीनगर जिले में मगरमच्छ के हमले से एक 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बासगांव बिनटोली गांव की है, जहां पीयूष निषाद नदी में नहाने गया था। इसी दौरान अचानक एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद उसे मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण घायल पीयूष को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने नदी किनारे मगरमच्छ की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाने की मांग की है। वहीं गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील क्षेत्र स्थित मुंडा ग्राम पंचायत का प्राचीन शिव मंदिर इन दिनों आस्था, रहस्य और लोक विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जीवधारी पोखरा के किनारे स्थित इस मंदिर को लेकर ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और समय समय पर श्रद्धालुओं को शेषनाग के दिव्य दर्शन भी होते हैं। मंदिर परिसर के पास स्थित 2 सती माताओं की समाधियां इस स्थल की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वर्षों पूर्व 2 महिलाओं ने अपने पतियों के निधन के बाद सतीत्व का पालन किया था, जिनकी स्मृति में वहां समाधि और पूजा स्थल बनाए गए। श्रद्धालु आज भी यहां आकर मन्नत मांगते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। मंदिर के निकट स्थित जीवधारी पोखरा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पोखरे में बड़ी संख्या में विशालकाय कछुए और मछलियां मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। धार्मिक परंपरा के तहत यहाँ पिछले 21 वर्षों से अधिक मास में 1 महीने तक ओम नमः शिवाय महामंत्र का अखंड जाप और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। आस्था और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा ये शिवधाम क्षेत्र में विशेष पहचान बनाए हुए है। यहाँ स्वयं नाग आ जाते हैं चमकते हुए। अभी तो परसों गोजर की मतलब आया था, गोजर ठंडा वाला था, ये मतलब तो क्या उसकी कोई वीडियोस वगैरह भी है जो आप लोग बता रहे हैं? अभी हम लोग परसों मतलब उठा रहे हैं, मतलब वहाँ था हाँ जागता मंदिर है और बढ़िया मतलब बोल रहे थे बेटा दर्शन देते हर मनमास में दर्शन देते हैं। उनके बारे में महादेव कहना है, वो कहाँ का है? पहिला मंदिर बनवा रहा है, जमीन केदारपुर का है। ये पोखरा बहुत दिन तक भगवान का है। ये मंदिर आज का नहीं है, यह मंदिर आज का नहीं है, बहुत दिन का मंदिर। यहाँ इस मंदिर का विशेषता यह है जो भी मन्नत मांगे या पूर्ण होगा। माँ सती का यहाँ पे स्थान करीबन 300 साल पहले से है और यहाँ जो भी मन्नत मांगे आपको मन्नत सारा पूर्ण होगा।
काशीनाथ स्थान है, भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होता है। जीवधारी पोखरा है, मछलियाँ हैं जो 40 किलो की, जचुआ है 60 किलो। बाबा मुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। विशेषता यहाँ बहुत है, जो लोग आएंगे उसका मन्नत पूरा है और कल्याण होता है, कल्याण होता है। कितने सालों से आप इस मंदिर पर हैं? हो गया हो 40 साल। जो है जब भी मलमास लगता है तो हर 3 साल पर यहाँ होता है। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है भगवान शिव का लोग जाप कर रहे हैं और लगातार ओम नमः शिवाय के जाप की यहाँ पे आवाजें गूंज रही हैं। बात कर लिया जाए इस मंदिर का तो मंदिर का खास करके विशेष महत्व बताया जा रहा है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ पे जो सच्चे मन से और सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है तो उनकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथियों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा मुंडा में। दरअसल मुंडा में हमारे पीछे भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है और इस विशाल मंदिर पे लगातार 21 वर्षों से भगवान शिव का जाप होता है और उस जाप के दौरान गांव के आसपास के लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे महाभंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील क्षेत्र स्थित भगवान शिव के मंदिर का। इस मंदिर पर मेरी मौजूदगी है। सदियों पहले से प्राचीन काल से ये मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ पे 2 सतियों ने जो सती थी, जो इसी पट्टी की रहने वाली महिला थी, जो अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे पीछे देख वहीं कानपुर के कैंट क्षेत्र में बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया। कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी जर्जर सड़क के विरोध में धरने पर बैठ गए और क्षेत्रीय नागरिकों के साथ प्रदर्शन किया। उनके साथ पार्षद नफीस अहमद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन सीओडी क्रॉसिंग से जीटी रोड तक ध्वस्त और गड्ढों से भरी सड़क को लेकर किया गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़क के गड्ढों में फूल डालकर अनोखे तरीके से प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान लोगों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। आज यहाँ जो खराब रोड है, जो गड्ढे वहाँ पे धरना दिया है, क्या मांग करते हैं? देखिए, हम आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। ये रोड पिछले कई वर्षों से टूटी है, गहरी टूटी है। हमने अपने निजी संसाधनों से पिछली बरसात से पहले यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग बिछाई थी उस पर थोड़ी राहत मिली थी लोगों को। पता ये चला कि रेलवे के आरओबी के बनने के कारण, उनके दिए हुए प्रस्ताव के कारण यहाँ पे एमईएस के अधीन आने वाली सड़क में विलंब हो रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों को, ब्रिगेडियर साहब को, अपने समाज की, अपने मतदाताओं की, आने जाने वाले लोगों की ये बात पहुंचाई कि हरिहरनाथ धाम से और यहाँ तक सीओडी क्रॉसिंग से होकर और जीटी रोड तक जो मिलने वाली सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। 2 दिन पहले यहाँ पर एक महिला का हाथ टूटा, एक बुजुर्ग के पैर टूटा। और जब ये हो गया तब हमने चूंकि ब्रिगेडियर साहब ने नवंबर तक बनने के लिए हमें पत्र लिखा था, यहाँ पे होर्डिंगों में हमने उस पत्र को डिस्प्ले भी कर दिया। तो चूंकि यहाँ पर इस समय हम लोगों को राजनीतिक रूप से सबको एक होकर काम करना है। हम चूंकि समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने मतदाताओं के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले कानपुर के हर उस लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं जो इस सड़क से गुजरता है। रक्षा संप्रदाय के तमाम यहाँ पे कारखाने हैं और उनके भी कर्मी यहाँ से आते जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनकी बहन, और हम लोग यहाँ से आते जाते हैं। वहीं कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मकान मालकिन का किराएदार और उसका ज्वेलर्स दोस्त भी शामिल है। पुलिस ने उसके कब्जे से 20,000 रुपये नगद के साथ चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मकान मालकिन किसी काम से दिल्ली गई हुई थी। इसी दौरान उनके बंद घर का फायदा उठाकर किराएदार ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी पहले से कर्ज में डूबा हुआ था और आर्थिक तंगी से परेशान था। चोरी के बाद उसने आभूषण अपने ज्वेलर मित्र की मदद से बेच दिए और उससे मिले पैसों से अपना कर्ज चुका दिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद गोविंद नगर पुलिस जांच में जुट गई और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने रविवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सांसद साक्षी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा,
एसएसपी जयप्रकाश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए तथा उनका लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। रजनी तिवारी ने कहा कि देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जनहितकारी कार्यों के माध्यम से विकास को गति देना है। कि देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हुए। ये 12 वर्ष सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ में काम करते हुए सरकार ने पूरे किए हैं और समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं का लाभ, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, इनको केंद्र में रख कर के योजनाएं बनाई गई और उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया गया और जिसके कारण देश। वहीं अमेठी स्थित मां अहोरवा श्रवानी रेलवे स्टेशन की बदहाल व्यवस्थाओं ने रेलवे विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर स्टेशन का निर्माण और सौंदर्यीकरण किए जाने के बावजूद यहां मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिससे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। यात्रियों को कहना है कि स्टेशन पर पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इससे रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन की बदहाली रेलवे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं सांसद किशोरी लाल शर्मा ट्रेनों के ठहराव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टेशन की दुर्दशा लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई है। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है सुविधा में, सब वैसे ही आप देख सकते हैं। शौचालय बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है महिला पुरुष शौचालय लिखा हुआ है, जिसमें पानी की टोटियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। क्या है पूरी सच्चाई स्टेशन की, क्यों ये यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना लाइट है, ना कुछ, ना पंखे हैं। इतनी गर्मी में यात्री यहाँ से आते जाते हैं, यात्रा करते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं ये पंखे लगे हुए हैं लेकिन ये पंखे चलते ही नहीं हैं। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये हम तो कह रहे हैं सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। वहीं बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र में कथित रूप से सरसों का तेल खाने के बाद 13 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी पीड़ितों को उपचार के लिए बिसौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। बीमार होने वाले में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार भोजन करने के कुछ समय बाद लोगों को उल्टी और शारीरिक परेशानियों की शिकायत होने लगी। इसके बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ित दानवीर का आरोप है कि उसने नगर बिसौली स्थित एक दुकान से खुला सरसों का तेल खरीदा था, जिसका उपयोग भोजन बनाने में किया गया था। उसका दावा है कि तेल की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोग बीमार पड़े। मामला हमारे गांव का धीरेंद्र यादव, हम मौर्य जात के हैं। वो हमारी लड़की ले गए, बदमाश टाइप का है, स्टार बिल का बदमाश है और दबंग है बहुत बिगड़। आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत थाने में की, फिर उतना पर शिकायत दी तो कहीं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। वो आज 15 दिन होने जा रहे हैं, आज तक नहीं मिली है। उच्च अधिकारियों को बताया? हाँ। वहीं अमेठी के मुंशीगंज रोड स्थित हाजी नगर क्षेत्र में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक संविदा लाइनमैन के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक उपभोक्ता की शिकायत पर फॉल्ट ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, तभी अचानक 11,000 वोल्ट की बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिससे वो तेज करंट की चपेट में आ गया और खंभे के नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद सहकर्मियों ने उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC अमेठी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों और मृतक के परिजनों में गहरा आक्रोश फैल गया। परिजनों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और शटडाउन प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के कार्य कराया जा रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही पुलिस की गाड़ी के सामने बैठकर विरोध जताया और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग भी की। अभी 7:15 बजे के आसपास कुछ लोग जो है एक मृत व्यक्ति को लेके आए और उसका नाम शिव कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। लगभग 45 वर्ष उम्र है। यहीं अमेठी में कहीं काम कर रहे थे और करंट लगने से जो है मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो मृत अवस्था में लाया गया। आगे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में राम मंदिर में कथित चोरी की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग की है। अवलेश सिंह ने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, ऐसे में केवल SIT जांच पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सच्चाई सामने आ सके। सपा नेता ने यह भी सुझाव दिया कि जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए और साधु संतों की एक स्वतंत्र समिति भी गठित की जाए। राम मंदिर पे SIT क्यों? छोटे छोटे मामले में देश में ED CBI लगाई जाती है। ED CBI से जांच करानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम से पूरे देश के लोगों की आस्था है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस हों कम से कम, और हमारे देश के जो सनातन धर्म के सबसे बड़े जो साधु संत हैं उनकी भी एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि जब ये तीनों लोग मिलेंगे तो ED CBI भी हमारे भगवान श्री राम के जो चढ़ावा में लोगों ने चोरी किया है और बेईमानी किया है वो छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि ED CBI भी लोकतंत्र में किसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से काम करती है, लोगों का आरोप लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने देश को पूरे और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा पे जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो चोरियां दिखी हैं, हम जहां तक समझते हैं कि 1992 से लेकर लगातार प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ इतना चढ़ावा आया है और मंदिर बनाने के नाम पे इतना चंदा कलेक्शन हुआ है जो पूरा देश देख रहा है। इतना पैसा आया कि पूरे देश में जगह जगह भगवान। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें गंगा नदी के कटान से परेशान ग्रामीण खुद अपने गांव को बचाने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बांस, बल्ली और रेत से भरी बोरियों के सहारे अस्थायी तटबंध बनाना शुरू कर दिया है ताकि गंगा की धारा को गांव की ओर बढ़ने से रोका जा सके। वायरल वीडियो में गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे मिलकर श्रमदान करते दिखाई दे रहे हैं। राम अवतार था कि नौरंगे के बने नौरंगे के हम खास तो अपना गांव के तो बंडाल बनाता कैसन का कुछ बताइए। बंडाल बनाता ऐसे ये ठोकर बनाता सरकारी, ये पर कोनो भरोसा नहीं है। ये माटी से बनाता, कहीं बनाता, कहीं यही तेरी छोड़ दिया था। माटी के कोनो भरोसा नहीं है। बाढ़ आई, माटी घूल के आ दो ही आई। तो हमनी के गांव में जुट के आपस में सलाह कोई आदमी ये हो ठोकर से हमनी के कोनो भरोसा नहीं है। हमनी के ढोही के दो ही जाइए भादों में। ना यहाँ कोनो मंत्री आवता रहे, ना विधायक आवता रहे, ना केहू आवता देखे खातिर जी। तब हमनी के आपस में जुट के गांव से चंदा लगा के एकरा के ठोकर के बांधल जाता। बांध के अपन गांव बचावे खातिर हमनी के काम करत या सब गांव ग्राम नौरंगा पंचायत भर मिल के आ सब चंदा वसूल के। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रदेश सरकार दयालु ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मुफ्त राशन केवल आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है, जबकि देश के किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि किसानों का स्तर अपेक्षाकृत मजबूत होता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि 80 करोड़ लाभार्थियों में कोई किसान शामिल नहीं है, तो मंत्री ने अपने बयान पर कुछ संशोधन करते हुए कहा कि छोटे किसानों को इस योजना से आंशिक रूप से लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़े किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाता। इसी दौरान अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने पलटवार भी किया। हमारे किसानों को लगभग लाखों किसानों को फ्री जो राशन दिए जा रहे हैं, तो किसान पूरे दुनिया का पेट भर रहा है, किसानों को फ्री जो राशन दिया जा रहा है वो कैसे देखा है? किसान को नहीं दिया जाता,
जो कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, उस वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनको राशन की आवश्यकता है। किसान तो देश के लोगों का पेट नहीं, आपने जो सच कहा कि दुनिया के लोगों का पेट भरने की क्षमता भारत के किसानों में है और किसानों का जीवन स्तर बहुत मजबूत हुआ है, खुशहाली आई है। किसान लोग मजाक उड़ाते हैं कि किसान को क्या मिला। किसान को आज आर्थिक रूप से, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे उनकी फसलों के बीमा के रूप में हो, दैवीय आपदाओं में उनको लाभ पहुंचाने की स्थिति हो, उनको केकेसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको लोन देने की व्यवस्था हो और खाद की उपलब्धता, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद से सिंचाई की सुविधा में आज हम इस देश में सिंचाई का दायरा बढ़ा है। गांव के किसानों को सुविधाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के गृह सचिव दीपक सिंह शनिवार को अपने पैतृक गांव मांझी सारण के गोबरही टोला पहुंचे। यहां उनके निजी दौरा था और जिसमें वो करीब 1 घंटे तक गांव में रहे और परिजनों तथा ग्रामीणों से मुलाकात की। इसके बाद वो वापस लखनऊ लौट गए। खास बात यह रही कि उनके आगमन की जानकारी स्थानीय जिला प्रशासन को भी नहीं मिल सकी। करीब 1 दशक बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे गृह सचिव ने गांव स्थित प्रसिद्ध शिव शक्ति धाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना और बचपन की पुरानी यादों को भी साझा किया। वहीं ललितपुर में विद्युत विभाग के एक बिजली के खंभे में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण खंभे में आग भड़क उठी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय खंभे के पास कोई वाहन खड़े थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। हालांकि स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी और बिजली सप्लाई बंद करवाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी युगल की तरफ से घर से भागकर कोर्ट मैरिज करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पिता ने हजरतपुर थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि प्रेमी युगल ने आपसी सहमति से विवाह किया। दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की और सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। इसमें परिजनों के आरोप और प्रेमी युगल के बयान दोनों को शामिल किया जाएगा। जांच और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर गांव में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। मामला हमारे गांव का धीरेंद्र यादव, हम मौर्य जात के हैं। वो हमारी लड़की ले गए, बदमाश टाइप का है, स्टार बिल का बदमाश है और दबंगा है बहुत बिगड़। आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत थाने में की, फिर उतना पर शिकायत दी तो कहीं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। वो आज 15 दिन होने जा रहे हैं, आज तक नहीं मिली है। उच्चाधिकारियों को बताया? हाँ, आए, कप्तान साहब के यहाँ आए, उन्होंने कहा चलो मैं कार्रवाई करेंगे, आज तक। वहीं उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इजराइल मारा गया। ये कार्रवाई आगरा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी सर्विस रोड के पास उस समय हुई जब पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि बाबा मिलनदास की हत्या का मुख्य आरोपी इजराइल ग्राम ताजपुर अंडरपास के पास मौजूद है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी की और आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उप निरीक्षक न्यूटन कुमार सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एसओजी के आरक्षी विकास भदौरिया के हाथ में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें इजराइल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।